स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेचर में 12th क्लास लिटरेचर में ब्रोकन इमेजेस चैप्टर ले रहे हैं। पहले हम पढ़ चुके थे चंडालिका, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रोकन इमेजेस। तो गिरीश कर्नाड जो इंडियन सिनेमा में काफ़ी एक्टिव है, भारतीय सिनेमा में काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने ये नाटक लिखा है ब्रोकन इमेजेस। मंजुला नायक किस तरीके से अपने प्रिय के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और बदले में कुछ नहीं चाहती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक तरीके से उसकी इमेजेस, टूटी हुई इमेजेस, कल्पनाएं, वो इसमें हम देखेंगे। तो आइए हम चैप्टर की ओर आते हैं। गिरीश कर्नाड के बारे में हम जान लेते हैं। कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, प्ले राइट हैं, नाटककार हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं और मूवी डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्देशक हैं। और पद्मश्री इनको मिला 1974 में और पद्म भूषण 1992 में और ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में। कन्नड़ में और इंग्लिश दोनों में वो लिखते हैं। आइए हम इस नाटक को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ये टी.एस. इलियट की लाइन से शुरू हुआ है, फॉर यू नो ओनली, क्योंकि आप सभी जानते हैं हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, टूटी हुई मूर्तियों का ढेर जहाँ सूरज टूटता है, एंड द डेड ट्रीज गिव नो शेल्टर, और मरे हुए पेड़ जहाँ कोई छाया नहीं देते। ऐसी उदासीनता के भाव के साथ ये नाटक शुरू हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहले सीन है ये द इंटीरियर, ये आंतरिक भाग है टेलीविज़न स्टूडियो का। ए बिग प्लाज्मा स्क्रीन हैंग्स, एक बड़ी सी प्लाज्मा स्क्रीन जो है वो लटक रही है। बड़ा सा हरा पर्दा लटक रहा है, हैंग्स लटक रहा है, बड़ा सा हरा पर्दा ऑन वन साइड, इसके एक तरफ। बिग इनफ, वो इतना बड़ा है फॉर अ क्लोज अप ऑन इट, कि इसका पूरा का पूरा क्लोजअप दिख जाए, इस पर किसी इंसान का चेहरा, पूरा का पूरा दृश्य दिख जाए, टू बी सीन, नज़र आ जाए क्लियरली, साफ साफ बाय द ऑडियंस, देखने वालों को। इतना बड़ा वो प्लाज्मा स्क्रीन है, हरा पर्दा है। जैसे हम देखते हैं ना सड़कों पर बड़ा सा टीवी टाइप होता है, वो प्लाज्मा स्क्रीन उस तरीके से। तो ये एक टेलीविज़न स्टूडियो का आंतरिक भाग है और उस स्टूडियो में एक हरा पर्दा, जैसे स्क्रीन एलईडी जैसे बड़ी वाली होती है ना एलसीडी लाइट्स, उस तरीके से एक बड़ा सा पर्दा लटका हुआ है एक तरफ, जैसे सिनेमा हॉल में होता है। और वो इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा दृश्य क्लियरली दिख जाए ऑडियंस को, देखने वालों को। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के दूसरी तरफ है चेयर, एक कुर्सी है, एंड टिपिकली, और एक विशेष, इस पे एक विशेष प्रकार की, अपने ही प्रकार की एक टेली टेबल है। टेली टेबल जिस पे से कुछ हम बात करते हैं, जैसे लेक्चर स्टैंड टाइप होता है, वैसे ही एक टेली टेबल है जिस पे से बोला जाता है। ठीक है, एक अपने ही टाइप की एक स्पेशल टेबल है जो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, चौड़ी है, आधी गोलाकार है, सेमी सर्कुलर, आधी गोलाकार। एट द बैक ऑफ द स्टेज, और स्टेज के पीछे की तरफ, वो आर सेवरल टेलीविज़न सेट्स, बहुत सारे टेलीविज़न सेट्स हैं विद स्क्रीन्स ऑफ वेराइंग साइजेस, जिसमें कई अलग अलग आकार के पर्दे हैं, कई अलग अलग आकार के पर्दे हैं, स्क्रीन से, जिनमें से भी कुछ शो होगा। ए स्मॉल रेड बल्ब ग्लोज अबव द टेबल, और एक छोटा सा लाल बल्ब जो है वो उस टेली टेबल के ऊपर, उस विशेष टेबल के ऊपर चमक रहा है, चमकता है, प्रकाश डालता है। और वो लाल बल्ब इतना ऊंचा है, नॉट टू अपीयर ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, कि वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र नहीं आता है, इतना ऊंचा वो लगा है। अब मंजुला नायक, जिसके बारे में पूरा नाटक है, वॉक्स इन, वो चल करके आती है। शी इज़ इन हर मिड 30s 40s, वो अब 30-40 साल की लेडी है, महिला है, एंड हैज़ ए कॉन्फिडेंट स्ट्राइड, और वो बड़े कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से अपने कदम बढ़ाती है, चलती है। शी इज़ वियरिंग ए लैपल माइक, वो एक कॉलर माइक लगाए हुए, कॉलर माइक। इट इज़ इमीडिएटली एविडेंट, और ये बिल्कुल क्लियर है डेट शी इज़ एट होम, कि वो बहुत ही एक्सपर्ट है, कुशल है, दक्ष है। एट होम मीन्स दक्ष है इन ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़, आकाशवाणी जो प्रसारण होते हैं, रेडियो पर जो प्रसारण होते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट है। शी लुक्स अराउंड, वो अपने चारों ओर देखती है। तो मंजुला बोलती है नाइस, वेरी नाइस, नीट, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लियर। शी गोज़, वो जाती है, एंड सिट्स ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ जाती है। एडजस्ट द ईयर पीस, और जो उसका ईयर पीस है, जो कान में लगाने का यंत्र है, उसको एडजस्ट करती है, समायोजित करती है। वो पूछती है बट वेयर इज़ द कैमरा, कैमरा कहाँ है? लिसन्स टू रिप्लाई, तो वो जवाब जो उसको दिया जाता है टेलीविज़न सेट पर लोगों के द्वारा, उसको सुनती है। आई सी, अच्छा मैं समझी, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें कैमरा नज़र नहीं आता है। इज़न्ट इट स्कैरी, लेकिन क्या ये डरावना नहीं है, भयावह नहीं है? द रेट ऑफ, इस पर कीमत चुकानी पड़ी है। ऑब्सोलेसेंस, फैशन के आउट होने की कीमत चुकानी पड़ी है।
तो वो उनका जवाब फिर से सुनती है, लिसन्स, ऑफ कोर्स आई हैव। हाँ, वास्तव में मैंने इस टेक्निक को सुना है, लंदन में भी देखा है, टोरंटो में भी देखा है, एंड इन टोरंटो। बट व्हेन यू थिंक ऑफ इंडियन टेलीविज़न, लेकिन जब भी आप इंडियन टेलीविज़न जो स्टूडियोज़ हैं उनके बारे में सोचते हैं, भारतीय टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में सोचते हैं, यू ऑलवेज इमेजिन देम, तो आप हमेशा ये कल्पना करते हैं कि वो खड़खड़ाहट भरे होते हैं, उनमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नाटक है, ये एक जो मंजुला नायक है उनके इंटरव्यू के बारे में है। उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है आकाशवाणी पर। तो आकाशवाणी पर वो इंटरव्यू देने के लिए आई। आकाशवाणी मतलब रेडियो पर उनका जो वार्ता है, बातचीत है, वो सुनाई जा रही है। ठीक है, पहले के ज़माने में रेडियो ही हुआ करते थे तो उनमें वार्ता सुनाई जाती थी। तो वो इंटरव्यू देने आई। वो बहुत प्रख्यात लेखिका बन चुकी हैं, पहले कन्नड़ में लिखती थी और इंग्लिश में भी लिखने लगी, और वो भारत में विदेशों में काफ़ी जब वो चर्चित हो गई तो भारत में भी उनका पहले से ही जैसे चर्चा थी। तो इंटरव्यू जब वो इंडिया आई तो उनके सम्मान स्वरूप कई जगह उनका स्वागत हुआ और उनका इंटरव्यू भी लिया गया। तो वो इंडियन जो टेलीविज़न स्टूडियो थी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए वो आई। ये उसके बारे में नाटक है। गिरीश कर्नाड ने बखूबी इसको लिखा है। तो वो बोलती है वहाँ पर सेट पर कि जब आप इंडियन टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में, यानी भारतीय टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में सोचते हो, तो आप हमेशा ये कल्पना करोगे उनके बारे में कि वो खड़खड़ाहट भरे होते हैं। उस ज़माने में इंडियन टेलीविज़न स्टूडियो तकनीक के मामले में पीछे थे। लॉट्स ऑफ मैन एंड वीमेन स्करिंग अबाउट। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे आदमी और औरतें जो हैं इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं स्टूडियो में, सामने ही शाउटिंग ऑर्डर्स, चिल्लाते हुए ऑर्डर करते हैं। एलिफेंटाइन लाइट्स, और ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लाइट का इंतजाम किया जाता है, कुछ ज़्यादा ही चमकदार हो जाता है। हेडफोन्स होते हैं, दिखाई देते हैं, कैमरा दिखाई देते हैं, तो आप समझ गए व्हाट आई मीन कि मेरा क्या मतलब है। सब कुछ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो मैं यही सोचती थी। लेकिन यहाँ मेरा मतलब है कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। इट्स ऑल्सो स्पार्टन। ये सब यहाँ तो बहुत कुछ अच्छे से व्यवस्थित है। आई नो, मैं ये जानती हूँ, बट ए बिट लॉनली टू, लेकिन थोड़ा सा अकेलापन भी यहाँ सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अकेलापन भी नज़र आता है। एक साउंड स्टूडियो की तरह, एक आवाज़ के स्टूडियो की तरह, ऑल स्पीक टू एन इनविजिबल ऑडियंस। इस आवाज़ वाले स्टूडियो की तरह जिसमें सभी के सभी, तो इसमें कहा ठीक है, एक साउंड स्टूडियो की तरह, ऑल राइट, ठीक है, कोई कैमरा नहीं, तो वो थोड़ा सा अकेलापन नज़र आता है, क्योंकि कोई कैमरा भी नहीं, कोई आदमी भी नज़र नहीं आता। इसलिए आई जस्ट लुक अहीड, मैं खाली इस स्टूडियो में आगे देख रही हूँ, एंड और मैं जो बात कर रही हूँ, किनसे बात कर रही हूँ? ऑडियंस जो मुझे नज़र नहीं आ रहे, इनविजिबल ऑडियंस, यानी जो मुझे श्रोता हैं वो भी अदृश्य हैं इन फ्रंट ऑफ मी। तो आजकल तकनीक ऐसी है कि अकेलापन स्टूडियो में, कोई आदमी नहीं, कैमरा भी नज़र नहीं आ रहा, और मैं खाली अदृश्य श्रोता से बात कर रही हूँ। मेरे सामने जो मुझे नज़र नहीं आ रहे वो मुझे ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन मैं उनको देख नहीं सकती हूँ। डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा। अच्छा है, आई कैन हियर यू, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। अब ये उनको, आप इस जो टेलीविज़न स्टूडियो पर जो सेट वाले हैं, जो व्यवस्थित कर रहे हैं, वो स्टूडियो के लोग बाग उनको कह रही कि मैं आपको सुन सकती हूँ क्लियरली, वॉइस टेस्ट। और ये कहते हुए वो ये पूछती है कि वॉइस टेस्ट करूँ क्या, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो वॉइस टेस्ट करूँ क्या, यानी आवाज़ का, जैसे हम माइक पर टेस्टिंग करते हैं ना, तो क्या मैं टेस्ट करूँ? टेस्टिंग, तो वो कहती है टेस्टिंग, हम बोलते हैं ना माइक पर टेस्टिंग, हेलो, इस तरीके से वो बोलती है। 1 2 3 4 5, वो कर ना 1 2 3 4, हेलो, शैल आई टैप ऑन माइक, क्या मैं माइक पर टैप करूँ, माइक पर थपथपाऊँ? और ये कहते हुए हंसती है। मतलब जैसे आप पुरानी तकनीक में हम देखते हैं माइक पर थपथपाते हैं, तो वो उसकी ऐसी उड़ाते हुए कहती है कि क्या मैं अब भी उसी तरह से करूँ यहाँ पर, जैसे पहले करते थे, 1 2 हेलो, टेस्टिंग, हेलो, इस तरीके से माइक पर मारते हुए ना थप करते हैं, तो वो उसकी हंसी उड़ाते हुए कहती है क्या मैं ऐसा करूं फिर से? तो वो उनसे हंसी मजाक करते हुए कहती है कि पुराने जैसे ही करूं क्या वापस? माई स्पीच विल लास्ट एग्जैक्टली 10 मिनट्स। मेरी जो स्पीच है वो केवल 10 मिनट की होगी। मेरा भाषण जो यहाँ पर होगा, जो मेरी वार्ता होगी, 10 मिनट की होगी। आई हैव टाइम्ड इट, मैंने इसको टाइमिंग भी कर रखा है, मतलब पहले से ही देख रखा है। मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ करके नहीं बोलूँगी। लुक अहीड, मैं खाली सामने देखूंगी और बोलूँगी। गुड, बट व्हाट में टेक ए लिटिल लॉन्गर,
लेकिन ये थोड़ा-सा इसमें टाइम लग सकता है। जब मैं सामने बिना पढ़े बोलूँगी तो इसमें थोड़ा-सा टाइम और लग सकता है, ए कपल ऑफ मिनट्स, 1-2 मिनट और लग सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं ज़्यादा अनाड़ीपन नहीं दिखाऊँ तो, इफ़ आई डोंट फंबल टू मच, अगर मैं ज़्यादा अनाड़ीपन ना दिखाऊँ तो 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और वो ये कहते हुए हँसती है। तो कहने का मतलब ये है कि भई मैं सीधे बोलूँगी बिना कागज़ में देखे, तो थोड़ा अनाड़ीपन नहीं दिखाऊँ तो मैं 10 की जगह 12-15 मिनट लग जाएँगे। येलो लाइट, तभी वो पीली रोशनी को देख के चौंकती है, अरे पीली रोशनी, उसे पसंद नहीं है लेकिन वो तभी बोलती है। लेकिन फिर बोलती है ओके ओके, ठीक है, रेडी, फाइन, ठीक है, तैयार है, फाइन, ठीक है, सब अच्छा है। अब वो शुरू करने से पहले जो वो शी माउस 10 to 0, अब वो 10 से 0 की गिनती बोलती है, धीरे धीरे चुपचाप, और चुपचाप वो जोड़ देते हुए ईच काउंट पर, हर एक गणना पर अपनी तर्जनी से, तो हर एक अपनी जो तर्जनी उंगली होती है उस पर हर एक गणना का जोड़ देते हैं। जैसे 10 तो वापस तर्जनी पे इस तरीके से करती है, 9, द अनाउंसर अपीयर्स ऑन, और जैसे ही एट द स्ट्रोक ऑफ 10, जैसे ही 10 पूरी गणना हो जाती है, द लाइट टर्न्स येलो, तो जो लाइट होती है वो येलो हो जाती है, पीली हो जाती है। अनाउंसर जो है, जो उद्घोषक है, वो स्क्रीन पर आ जाते हैं, ऑन द बिग प्लाज्मा स्क्रीन, उस बड़े से हरे पर्दे पर आ जाते हैं। द अदर स्क्रीन्स रिमेन ब्लैंक, और जो दूसरे पर्दे हैं वो खाली रहते हैं टिल द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्ले, नाटक के कुछ अंतिम और अन्य मिनट तक, तो कुछ और मिनट्स तक वो जो पर्दे हैं वो खाली रहते हैं। खाली हरे उस प्लाज्मा स्क्रीन पर एक अनाउंसर बोलने वाला जाता है। अनाउंसर पहले आता है, बाद में वो आएगी अंजुला, पहले उनके बारे में अनाउंस करेगा भाई हम किसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अनाउंसर बोलता है गुड इवनिंग, दिस इज़ ए प्राउड इवनिंग, ये बहुत गौरवमयी संध्या है फॉर श्री टीवी चैनल, हमारे श्री टीवी चैनल के लिए। तो ये टेलीविज़न स्टूडियो जिस पर वो आई वो श्री टीवी चैनल था। फॉर टुनाइट वी ब्रिंग टू यू, तो ये टीवी चैनल पर साक्षात्कार है, सॉरी रेडियो पर वो एक्सपर्ट थी और अब वो टीवी चैनल पर देने के लिए। आज रात को हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं मिसिस मंजुला नायक को आपके सामने। मैनी ऑफ यू विल नो, आप में से अधिकांश लोग उनको जानते हैं एज रिनोन्ड कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक जाने माने कन्नड़ लघु कहानी लेखिका के रूप में आप उनको जानते हैं मंजुला नायक को। अंटिल अ ईयर अगो, 1 साल पहले तक वो इंग्लिश में लेक्चरर थी बेंगलोर में, बट शी हैड बीन राइटिंग इन कन्नड़ा, लेकिन वो कन्नड़ भाषा में अब लिख रही है। नॉट अनयूजुअल, हालांकि ये कोई असामान्य बात नहीं है कि वो इंग्लिश में भी लिख रही है, कन्नड़ में भी लिख रही है, और ये कोई असामान्य बात नहीं है। एज़ यू नो इट्स अमेजिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत अद्भुत है कि कितने हमारे कन्नड़ लेखक, कन्नड़ राइटर्स जो हैं वो इंग्लिश में लेक्चरर भी हुए हैं शुरू से ही, फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज। जैसे प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जो कन्नड़ में भी लिखे और इंग्लिश में लिखे, जैसे BM श्री गोकक, BM हुए, गोकक हुए, श्री गोकक, अडिगा, ऐसे विभिन्न जो है लेखक कन्नड़ से और इंग्लिश में भी आए और इंग्लिश से कन्नड़ में, इस तरीके दोनों में वो मर्ज करते थे। तो ये कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब कल हम इसको पढ़ेंगे और इसको ढंग से समझेंगे।